यस यस बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सबसे पहले एक बात हाँ प्यारे बच्चों, तो एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, या एटमॉस्फेयर से जो भी रिफ्रैक्शन होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। द रिफ्रैक्शन दैट अकर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके बाद मैंने बताया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अप टू 300 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस तक एक्सपेंडेड है। And in that atmosphere, we have certain layers like stratosphere, troposphere, mesosphere, ionosphere, exosphere. Certain layers are there. अब होता क्या है कि हमारे जब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की जो लेयर्स होती हैं, और उन लेयर से जब लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन पास करता है, तो लाइट एंटर इन द डिफरेंट मीडिया दैट इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर मेनी टाइम्स। ठीक, एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन displaces from its original path or deviated from its original path, original path से deviate हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब जरा समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं जो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी है। ठीक, अब होता यह है कि जैसे जैसे सनराइज होता है, जैसे जैसे सनराइज होता है, तो अर्थ के सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको एनर्जी मिलना स्टार्ट होता है। तो अर्थ के सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब क्या करते हैं बच्चों? दे विल टेक एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से वो एनर्जी लेते हैं, एंड जिसकी वजह से, उस एनर्जी मिलने की वजह से उन पार्टिकल्स को दे मूव अपवर्ड एट एन एल्टीट्यूड। एच हाइट पर वो क्या करते हैं? ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। कहां पर? अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान से समझिए कि जैसे जैसे हाइट हम जैसे जैसे एल्टीट्यूड पर जाते हैं, आपने कभी सुना है कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, हम ठीक से सांस नहीं ले पाते? ये सुना है आपने? सुना होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हाई माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पर, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पर जब माउंटेनियर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के मास्क लेकर जाते हैं, वहां पे ऑक्सीजन मास्क लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्या आपने ये भी सुना है कि जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है? बहुत ज्यादा हाइट पर अगर आप जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो होगा क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। ठीक है, ठंडा क्लाइमेट बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर कम होगा मतलब ठंडा क्लाइमेट बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर जाएंगे, वैसे वैसे।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो हमारी जो एयर की डेंसिटी होती है वो कम होती चली जाती है, यानी एयर का जो डेंसिटी होती है डेंसर होती है, एयर जो होती है वो लेंस डेंसर होती है। लेकिन जब आप अर्थ के सरफेस पर आते हो ऊपर से नीचे तो एयर जो होती है मोर डेंसर होती है, एयर क्या होती है, मोर डेंसर होती है। सिंपल। अब क्योंकि मान लो सनलाइट आ रही है ऊपर से स्ट्रेट ऐसे आ रही है, तो अब वो क्या हो रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है लाइट, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। मान के चलिए अगर ये नॉर्मल है तो लाइट थोड़ा सा बैंड हो जाता है, फिर ये नॉर्मल है, फिर ये थोड़ा सा बैंड हो जाता है, फिर ये नॉर्मल है, फिर ये थोड़ा सा बैंड हो जाता है, एंड सो ऑन लाइट बैंड अगेन एंड अगेन व्हेन लाइट इज कमिंग from a surface which is high at an altitude from the earth's surface, and this refraction which is occur by the layer of atmosphere is called atmospheric refraction. अब बात समझ पा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन होता है सनलाइट में उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्शन होता क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे एल्टीट्यूड पर जाएंगे डेंसिटी कम हो जाएगा एयर का, और डेंसिटी जब एयर का कम हो जाएगा प्यारे बच्चों तो हम कह सकते हैं कि रेयर मीडियम हो गया है। और जैसे जैसे अर्थ के सरफेस पर आओगे आप, जैसे जैसे अर्थ के सरफेस पर आओगे तो डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। क्लियर। अब क्योंकि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है प्यारे बच्चों, तो लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। आप सब जानते हैं व्हेनेवर इट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो एक्चुअली लाइट का एक्सप्लेन करो। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि भाई बताइए कि स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकल या ट्विंकलिंग, अपीयर्स ट्विंकलिंग, यानी जो तारे हैं, तारे आसमान में, पता है आप सभी को तारे होते हैं आसमान में, ठीक है, तो वो ट्विंकलिंग करते हैं, कहते हैं ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर up above the world so high like a star in the sky। देखा, मैं भी अपने बच्चे को सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है उसको। ओके, तो स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग, ठीक है, स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग, स्टार जो है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखते। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया अपीयर, अपीयर होते हैं, एक्चुअल में वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। हमें ऐसा लगता है कि क्लियर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हमें पता चल गया है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखते कैसे, हाउ इट अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, हाउ इट इज। तो फिर से वो ये देख, मान लीजिए कहां से लाइट आ रही है, स्टार्स से। एक बात ध्यान रखना, स्टार्स आर वेरी एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द
सरफेस दैट एक कंप्लीट ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है उसको लाइट ईयर बोलते हैं. इट इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है गैस, ठीक है ना. तो स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग. कैसे? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. स्टार्स आर अवेलेबल एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं. ये बात सब समझ रहे हैं. एंड द लाइट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द स्टार इज डूइंग मेनी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फ्रॉम द डिफरेंट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से रिफ्रैक्शन करते हैं. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करती है लाइट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द स्टार. मान के चलो यह स्टार है. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. देखो बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना? प्लीज से एक बार जरा थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो. प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मान के चलो, एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं. सपोज ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है. ये स्टार है, मान लो ये स्टार है. सपोज ये स्टार है, मान लिया मैंने स्टार है. अब यहां से लाइट आई, ऐसा सीधी चल रही है. अब ये नॉर्मल है. लाइट थोड़ी सी बैंड हो गई, फिर नॉर्मल है. फिर लाइट बैंड हो गई, नॉर्मल है. फिर लाइट बैंड हो गई, नॉर्मल है. फिर लाइट बैंड हो गई, नॉर्मल. और ये फिर से लाइट बैंड हो गई. इतनी बार लाइट ने क्या किया? रिफ्लेक्शन किया फ्रॉम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. यहां पर फाइनली लाइट को किसने देखा? अब लाइट को जिसने देखा वो तो यही सोचेगा ना कि लाइट तो ट्रेवल करती है, आ रही कैसी स्ट्रेट. उसको लगेगा कि भैया ये तो कहीं यहां से आ रही है. तो एक्चुअल में स्टार की पोजीशन ये है, और फिर इसकी पोजीशन क्या दिखाई दे रही है इस पर्सन को? इस पर्सन को ये दिखाई दे रही है. वर्चुअल पोजीशन है ये, इमेजिनरी पोजीशन है ये, एक्चुअल पोजीशन नहीं है. एक्चुअल पोजीशन तो ये है, ठीक है, ये दिखाई दे रही है उसको. फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? हवा चली. हवा चली तो फिर से डेंसिटी उनकी डिफर कर गई, अलग अलग हो गई. इस बार उसकी पोजीशन हमें यहां दिखने लगी, फिर उसकी पोजीशन यहां दिखने लगी, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ओनली. फिर उसकी पोजीशन यहां दिख रही है, फिर यहां दिख रही है, फिर यहां दिख, एंड सो ऑन. एवरी टाइम व्हेन वी आर लुकिंग एट द स्टार, when we are looking at the star, its position is different each and every time, and hence it is assumed to be, it is appearing to be, it is twinkling every time, but actually it is not twinkling, it appears to be twinkling. Is that clear? बच्चों समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअल पोजीशन ये थी, लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हमें इसकी पोजीशन एवरी टाइम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर दिखाई दे रही है. और हर एक टाइम पर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जा रही है, हर बार चेंज हो जा रही है, अलग अलग दिखाई दे रही है. इसी को नाम दिया जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. बच्चों समझ में आ गया क्या? इसी को नाम दिया जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ये ध्यान रखो. अगर समझ में आएगा तो थम्स अप करो पहले. अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो. व्हाई स्टार्स ट्विंकल, or twinkling of stars happen because of what reason? Because of what reason? एक ही बच्चे को समझ में आया क्या भाई? नंदिनी, what about युग, आर्या, अदिति, आकाश, आशीष, नंदन, प्रांजल, प्रतीक, रिफा, रुद्र, तन्वी? what about them? Yes, please be specific about, if you are getting my point, if you are getting my voice, if you are getting the concept, please be specific. बच्चों बहुत सिंपल सी कहानी है. एटमॉस्फेयर के द्वारा होने वाला, हिंदी में बोल रहा हूं, एटमॉस्फेयर के द्वारा होने वाला रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है. क्योंकि एटमॉस्फेयर से होता है इसलिए इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है. कैसे हो जाता है एटमॉस्फेयर से? तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट डेंसिटी की, और जब उन डिफरेंट लेयर से लाइट पास होता है तो लाइट
बैंड हो जाता है अपने एक्चुअल पाथ से, जिसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर बच्चों? इसकी एप्लीकेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकल। स्टार्स जो है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है? अदरवाइज वो चमकते नहीं है, एक्चुअली इट्स अ फिजिक्स फिनोमेना। ये फिजिक्स का फिनोमेना है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि स्टार्स क्या है, चमक रहा है। स्टार चमक नहीं रहा एक्चुअल में, स्टार एक्चुअल में चमक नहीं रहा, ये समझो। स्टार नहीं चमक रहा, ठीक है ना? स्टार नहीं चमक रहा भाई एक्चुअली, इस चीज को आप समझ लो। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में क्वेश्चन आता है कि स्टार्स ट्विंकल्स बट प्लैनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लैनेट डू नॉट। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी, कि भाई प्लैनेट तो हमें चमकते हुए दिखाई नहीं देते, जबकि प्लैनेट भी अर्थ के सरफेस से काफी डिस्टेंस पर है, काफी दूर है। प्लैनेट तो हमें चमकते हुए दिखाई नहीं देते, तो प्लैनेट भी तो अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस पर है, तो प्लैनेट क्यों नहीं चमकते हुए दिखाई देते? क्वेश्चन ये आता है। फिर स्टार चमकते हुए दिखाई देते हैं, इस बात का हमें समझ में आ गया कि चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन प्लैनेट चमकते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? ठीक है, तो इसका देखो, बहुत स्पेसिफिक, बहुत डेस्परेट, बहुत डेप्थ में जाकर तो इसका आंसर नहीं है, लेकिन इसका सिंपल सा आंसर ये बताया जाता है, बिकॉज दीज आर एट वेरी लोअर डिस्टेंस एज कंपेरेबल टू स्टार्स। ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस है इनका, किसका? प्लैनेट का, इज लो डिस्टेंस पर है कंपेरेबल टू स्टार। यानी अगर मैं कहता, एक बच्चा कह रहा है कि सर स्टार्स तो ट्विंकलिंग कर रहे हैं लेकिन प्लैनेट नहीं कर रहे, यानी हम इसका कंपैरिजन स्टार से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्लैनेट को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? स्टार्स से, है ना? प्लैनेट को स्टार से कंपेयर कर रहे हैं, तो रियलिटी में यहाँ कंपैरिजन होना ही नहीं है, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो 100 लाइट ईयर अवे से भी ज्यादा दूर हो सकते हैं, लेकिन प्लैनेट ऐसा नहीं है। प्लैनेट भले हमें डिस्टेंस पर है अर्थ के सरफेस से, लेकिन इतने ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है कि वहां से जो आने वाली लाइट है वो बहुत ज्यादा रिफ्रैक्ट हो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड बिकॉज ऑफ विच इट अपीयर्स टू बी स्ट्रेट। भाई जब बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, बहुत छोटा मोटा रिफ्रैक्शन हो रहा है, इतना रिफ्रैक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर से कि पता भी नहीं लग रहा है, ना के बराबर। एंड दैट इज व्हाई जो प्लैनेट हैं दे डू नॉट अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, इंस्टेड द स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। समझ में आ गया बच्चों? कई बार आपको डायग्राम बना के पूछ लेता है, तो डायग्राम बना के बता देना। 3 मार्क्स में पूछेगा, अगर एक्सप्लेन करके पूछेगा कि भाई बताइए स्टार ट्विंकल करते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, 3 मार्क्स पे, तो आपको एक्सप्लेन कर देना है अच्छे से कि सबसे पहला रीजन तो ये देना है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करिए अच्छे से, जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है, थिन हो जाती है। एग्जाम्पल इससे समझ सकते हो कि टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाता है। समझ रहे हैं? क्लियर होगी बात? तो ये चीज, stars appears to be twinkle but planet do not, give reason why। तो उसका सिंपल सा रीजन है कि planet जो है they are at very low distance from the earth surface as comparable to the stars। तो planet से जो आने वाली लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन नहीं कर पाती, हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन नहीं कर पाती है, एंड दैट्स द रीजन कि प्लैनेट ट्विंकलिंग नहीं करते। क्या यहां तक क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, 2 में से कोई भी एक आ सकता है, ज्यादातर स्टार वाला आता है, तो ये दोनों आप समझ गए हैं, इन दोनों को आप लिख लेंगे। स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग बट द प्लैनेट डू नॉट, गिव रीजन व्हाई, एक्सप्लेन करिए इनको, तो ये आप अच्छे से समझ गए हैं बेटा। यस, ओके, धन्यवाद। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअल में वीडियोस चेक की हैं या देखी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे? बेटा सच सच बताना प्लीज। रीफा यस, थैंक यू। देखिए मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं, 3 और 4 स्टूडेंट आर सेइंग दैट यस वी हैव। रीफा, आशीष, प्रांजल, आर्या, ओके। मैं आप सबसे चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि एटलीस्ट आकाश, अदिति, यस थैंक यू, आप सभी बच्चे, आप जितने बच्चे हैं ना,
प्लीज आप सारे बच्चे चैनल को कम से कम तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जब भी आप, है ना, जब भी आप वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो चेक करते हैं, आपके भले के लिए ही है, ठीक है, उसको लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप देख रहे हैं, देख रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है ना, तभी तो देख रहे हैं ना। बुरा लग रहा होता है, बेकार लग रही होती है वीडियो, तो देखते हैं आप, ऑब्वियसली नहीं देखते, ठीक है। तो आपको इतना कोऑपरेट करना है कि भाई जब आप वीडियो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा उसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। एनी टाइम आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी में यू विल गेट आउट ऑफ आउट, अगर अच्छे से समझ लेंगे तो। देखिए हमारे ही बच्चे लास्ट ईयर 2-3 साल से 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ रहे हैं, ठीक है, साइंस में। तो प्यारे बच्चों, आप भी ला सकते हैं, आप क्यों नहीं ला सकते? पढ़ा तो हम ही रहे, ठीक है ना। उसके लिए अपना एक डेडिकेशन चाहिए। देखिए टीचर कितना भी अच्छा हो, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा ना, तब तक वो बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी एग्जाम में। कितना भी अच्छा पढ़ा ले कोई टीचर, मैं कह रहा हूँ भगवान क्यों ना पढ़ा ले उसको आके नीचे, उसका कोई गॉड क्यों ना पढ़ा ले आके, जिसको भी मानते हैं आप, है ना, तो भाई साहब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो लड़ाई तो आपकी है ना ये। आप कहोगे सर लड़ाई, अरे लड़ाई से मेरा मतलब है कि एक तरह का कंपटीशन है जो आपको फेस करना है। एवरी टाइम यू नीड टू फेस दैट, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल। सर विच रेफरेंस बुक वी शुड, यस मैं बता देता हूँ। वेरी गुड अदिति, आप एबीसी की एक बुक आती है बेटा, होली फेथ। फिजिक्स अगर अच्छे से पढ़नी है तो, अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़नी है तो एबीसी का यस बच्चों समझ में आ गया। तो ये एबीसी का मॉडर्न एबीसी या एबीसी कुछ करके है, उसका होली फेथ है। देखो ये भी एबीसी का है, अपना भी चैनल पता ही है आपको, एबीसी फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये एबीसी मॉडर्न एबीसी का होली फेथ है, बेहतरीन बुक है, बढ़िया है आपके लिए, बढ़िया है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप यूज करना चाहते हैं बहुत अच्छे से और पढ़ना चाहते हैं, तो 10th क्लास में भी एक एचसी वर्मा आती है, 10th क्लास की भी एक एचसी वर्मा आती है। फिजिक्स की बता रहा हूं, मैं सिर्फ फिजिक्स की बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू ऑफ ओनली फिजिक्स। अगर बायो और केमिस्ट्री करना है तो उसके लिए आप सिर्फ एस चांद की ले लीजिए, एस चांद पब्लिकेशन की आती है, वो लखमीर सिंह और उसकी, है ना, मंजीत कौर, वो ले लीजिए, बायो के लिए बेहतरीन बुक है। फिजिक्स के लिए ले लीजिए, तो ये ले लीजिए। बेसिकली ये जनरली बच्चे लोग ये भी ले सकते हैं, भी अच्छी बुक है, मजाक नहीं, अच्छी बुक है फिजिक्स की 10th क्लास की। अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो ये सिर्फ उन बच्चे के लिए बता रहा हूँ जिनका इंटरेस्ट है अभी से कि हमें 11th में साइंस स्ट्रीम में जाना है। अगर है अभी से इंटरेस्ट तो उन बच्चों के लिए है, जिनको नहीं जाना है एनसीईआरटी पढ़ो 10th क्लास की, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ो। जो बच्चे जाना चाहते हैं साइंस में वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे सबसे पहले अच्छे से, होली फेथ पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, अच्छे वैरायटी वाले एग्जाम्पल्स हैं। एचसी वर्मा कर लीजिए, ठीक है जी। मेनली डिफरेंस ये है कि जो एस्ट्रॉन वाली बुक है, ठीक है,
एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ जो आपकी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है ना, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, अच्छे एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन जो होली फेथ या एचसी वर्मा, उसमें और वैरायटी के क्वेश्चंस ले लिए गए, इसे हटकर, एनसीईआरटी से हटकर और वैरायटी के क्वेश्चन ले लिए गए। क्लियर है? ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर दो है नहीं, फॉर्मूला एक आया सिर्फ अभी तक, दैट इज ऑफ टी आर का फॉर्मूला हमने बताया अभी तक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर से मैं कह रहा हूं, प्लीज से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियोस आप चेक करते हैं तो उसको लाइक कर दीजिए। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो भी कमेंट कर दीजिए कि सर ये आप एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए, जितने ज्यादा रिसोर्सेज हमारे बढ़ेंगे कि मुझे कॉन्सेप्ट कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक, और उसमें हमें कितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कि मैं कितने हद तक टाइम जो है यूज कर पा रहे हैं आप ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ज्यादा अच्छे से आपकी पढ़ाई हो पाएगी। तो इतना तो कर ही सकते हैं, आपके लिए जो हमेशा हेल्पफुल है। सोचो अगर यही चीज मैं नहीं डालता वीडियोस, तो आपको कहीं डाउट आता, किससे पूछते आप? मुझसे पूछते ना, या सर से बोलते सर ये, सर को बोलो ये डाउट आ रहा है, वो डाउट आ रहा है। अभी ऐसा कॉन्सेप्ट ही खत्म है, जाओ एक बार वीडियो चेक करो, देखो वो पॉइंट फटाफट से, दैट्स इट, नोट डाउन करो उसको, क्या क्या बोला है मैंने, क्या क्या बताया, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। प्रैक्टिस मांगती है ये जो 10th क्लास की साइंस है, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट बहुत कम है इसमें, प्रैक्टिस ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर की तरफ, जो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत सारे डाउट आते हैं। एंड बिलीव मी, आपको एक भी डाउट नहीं आएगा अगर आप सारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करेंगे और अच्छे से अटेंड करेंगे। सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक, till then keep learning, keep reading, and do subscribe, like, comment our channel. Thank you so much. Bye bye.